हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल बेद क्लासेस में। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बारे में। हमारे यहाँ जो CSM यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी ने उसने अपना शेड्यूल जारी कर रखा है और वो 6 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक टेंशन यहाँ पे उन्होंने दे दी थी हम लोगों को कि पहले से यहाँ पे बात कर रहे थे वो कि पेपर पहले सब्जेक्टिव होने की चांसेस थे, लेकिन बाद में क्या केस बना दिया उन्होंने। यहाँ पे हमें एक केस पकड़ा दिया कि अभी पेपर सारे के सारे रख दिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के यहाँ पे सारे के सारे जी नोट्स अवेलेबल हो गए। 4-5 दिन हो गए मार्केट में आए हुए, तो आप आसानी से उनको मार्केट से परचेज कर सकते हो और उसे देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ सारे पेपर्स के बारे में। तो अपने पास यहाँ पे 4 पेपर्स होने वाले हैं बीएड में और सारे के सारे ऑप्शनल हैं। ठीक, उस ऑप्शनल में अभी कुछ का कहना है कि इतनी जल्दी अब क्या कर सकते हैं। तो देखो, अगर किसी ने सब्जेक्टिव पढ़ रखा है सब ने, तो सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ये तो एक प्रैक्टिस बेस हो जाएगा ना। आप उठाओ और उसको देखते जाओ फटाफट। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे 2 चैप्टर्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाले हैं। उसमें आप देखना कि क्वेश्चंस को कैसे दिया गया है। अब इन क्वेश्चन को एक क्या हो जाएगा, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस टाइप हो जाएगी, तो फटाफट अभी हम कर सकते हैं 1 से 2 दिन में, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 4 पेपर हैं, 4 या 8 डेज में आप कंप्लीट कर पाओगे और वैसे ही एग्ज़ाम आपके आगे। तो ऐसे करके आप इसको कंप्लीट कर लो। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो अपने जो एग्ज़ाम है, मतलब यहाँ पे जो एग्ज़ाम है बीएड वालों के वो कब कब हैं। तो पहला था 6 का है, फिर उसके बाद उन्होंने 9 का दे रखा है, फिर 11 का है और उसके बाद 13 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो ये 4 पेपर होने हैं। फर्स्ट पेपर हमारा, सेकेंड, थर्ड, फोर पेपर्स हमें यहाँ पे देने हैं। अब 4 पेपर में कौन कौन से पेपर है आपको पता ही है, चारों पेपर अगर आपने पढ़े होंगे। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ये थी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप की बात हो रही थी। तो ये देखो ऑब्जेक्टिव वाला आपके सामने मैं इंजीनियर लेके आया हूँ, ये रखा हुआ है। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू 60 रुपये दिखा रहा है, मार्केट में मुझे ये 45 रुपीज़ का पड़ा है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट ये हमारा क्या है। तो चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है वो हमारा वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक काल है। अब वैदिक काल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो भी उनसे बने होंगे उन्होंने बना के हमें प्रोवाइड करा दिया। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए जाएंगे और उनमें से केवल एक सही और सही विकल्प आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो वैदिक काल का प्रारंभ कब माना जाता है? अगर आपने बुक पढ़ रखी है और सब्जेक्टिव सारा का सारा पढ़ रखा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर और 500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो हमारा वैदिक काल का था। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं और सेकंड क्वेश्चन हमारा कहते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार क्या था। तो भारतीय शिक्षा का आधार वेद था। वेद के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे ये कहते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो वो हुआ था ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था का आधिपत्य किसका था? तो इसको पता है आपको कि वैदिक कालीन शिक्षा को हम लोग ब्राह्मणी शिक्षा भी कहते थे। तो इसमें ब्राह्मणों का आधिपत्य होने की वजह से ऐसा कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, हमें 5th नंबर यहाँ पे मिलता है। उसमें कहते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा मुक्ता आधारित थी। किस पर आधारित थी? तो स्टार्टिंग उसकी जब ऋग्वेद से हुई तो ऋग्वेद पर आधारित होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहते हैं कि वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ के रूप में किया गया है? तो इसका विद्या, ज्ञान और बोध विनय से मतलब है शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 7 नंबर। कहते हैं वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या? वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मुख्य लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। सुना होगा आपने कि लोग नहीं कहते थे मोक्ष मिल जाए, तो वो मोक्ष की प्राप्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। वैदिक काल में शिक्षा थी, तो शिक्षा कैसे थी? उस टाइम लिखने का कोई भी साधन अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम सारी की सारी चीज़ें मौखिक हुआ करती थी। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि वैदिक युग की एक स्टेटमेंट टाइप दिया गया और ये पूछा गया कि ये स्टेटमेंट किसने बोला। तो वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्गदर्शन करने में रही है। तो ये कथन किसने बोला? मतलब वैदिक युग में आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्गदर्शन देने में रही है। ये किसने बोला? तो ये बोला है डॉक्टर अल्तेकर ने। सब्जेक्ट बुक आप देखो सब रखा हुआ, उसमें लिखा हुआ रखा है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो ईश्वर की भक्ति, धार्मिकता की भावना का विकास करना ही उसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। तो वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? सीधा सा बात है, गुरुकुल में दी जाती थी। मठ होते थे वो
आपको मिलेंगे बौद्ध काल में, तो ये गुरुकुल में मिलती थी। और गुरुकुल हमारे कहाँ स्थित होते थे? एकदम शांत वातावरण में, मतलब बस्ती से दूर, कोई ना हो वहाँ पे, तो ये सब नदी के किनारे वन में हुआ करते थे। नेक्स्ट है अपने पास 12 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें एक स्टेटमेंट फिर से दिया गया कि शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता है जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर और सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन हमारा बोला है डॉक्टर अल्तेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, वैदिक कालीन शिक्षा कितने रूपों में बटी थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा को आपको हम बता दें कि 2 रूपों में बटी थी। एक तो हमारी प्रारंभिक शिक्षा थी और एक हमारी उच्च शिक्षा हुआ करती थी। और यही सेम प्रारंभिक और उच्च शिक्षा बौद्ध काल में भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, और वो भी मुगल काल में भी आपको ये मिलेगी। विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था? तो वैदिक काल में 5 से 6 वर्ष में हुआ करता था, और आपको यही बौद्ध काल में 6 वर्ष में मिल जाएगा। और उसके बाद जब मुगल काल में आप पहुँचोगे तो 4 वर्ष और 4 महीने और 4 दिन का मिलेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे सद्गुण ही ज्ञान है, ऐसा ये किसने बोला था? तो सद्गुण ही ज्ञान है का कथन किसने दिया था? तो ये सुकरात ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास 16 नंबर, वैदिक काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य था? अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ईश्वर भक्ति की भावना एवं धार्मिकता का विकास, इसके बाद चारित्रिक विकास और व्यक्तित्व का विकास, ये आपको वैदिक कालीन में भी मिलेगा, और इसके साथ साथ ये आपको बौद्ध कालीन में भी ये दोनों मिलने वाले हैं, और ये आपको वैदिक कालीन का ही मिलने वाला है। तो ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है? ये उपयुक्त सभी। उसके बाद आती है कहानी की 17 नंबर क्वेश्चन में, विद्या आरंभ संस्कार संपन्न कराने का कार्य था, कौन कराता था? शिक्षक कराएगा नहीं आके, गुरु भी नहीं करता था, माता पिता भी नहीं, जो पुरोहित होते थे वो कराते थे आके कुछ घर में चावल वावल फेंकते थे, और चावल फिर बच्चा फिर लिखता था चावल के ऊपर, बच्चे की उंगली पकड़ के लिखाया जाता था, ऐसे करके उसका यहाँ से प्रारंभ होता था। फिर गुरुकुल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुरुकुल मतलब गुरु का कुल, और गुरु का कुल मतलब गुरु का परिवार। नेक्स्ट देखो, अभी हम बात कर रहे थे गुरुकुल की, तो गुरुकुल की स्थापना की जाती थी, कहाँ पे की जाती थी? सरोवर के निकट वन में की जाती थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, शिक्षण कार्य के अलावा गुरु का कार्य था, गुरु का कार्य क्या था? शिक्षण के अलावा उनका कार्य था आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गुरुकुल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? ये एक कमी थी वैदिक काल की, यहाँ पे शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था। फिर उच्च शिक्षा प्रारंभ करने में कौन सा संस्कार होता था? तो उच्च शिक्षा में उपनयन होता था। ऐसे ही मुस्लिम में भी है और बौद्ध में भी आपको अलग अलग मिलेगा। फिर उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है उपनयन का? तो गुरु के समीप ले जाना। उसके बाद गुरुकुल में शिक्षण सत्र होता था, तो वो 5 से 6 माह का शिक्षण सत्र होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन पर्यंत विद्या अध्ययन की छूट किस वर्ग को थी? तो उस टाइम ब्राह्मणों का आधिपत्य था, ब्राह्मण को ही उस टाइम पूरी की पूरी छूट थी शिक्षा के मामले में। फिर नेक्स्ट, गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार था, गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार क्या था? लौकिकता व आध्यात्मिकता। एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि उस टाइम जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे वो किसी राज्य के संरक्षण में थे क्या, या उस पर किसी राजा का अधिकार होता था? तो यहाँ पे किसी भी राजा का कोई अधिकार नहीं होता था। वहाँ का जो गुरु होता था, जो गुरुकुल का हमारा मैन होता था, जिसको हम कह सकते हैं मैन लीडर होता था, वही पूरा का पूरा संभालता था, मतलब गुरुकुल के जो गुरु होते थे वही संभालते थे। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं चैप्टर सेकंड की तरफ, और चैप्टर सेकंड है हमारा बौद्ध काल। ये चैप्टर सेकंड हमारा है बौद्ध काल, मतलब बुद्धिस्ट पीरियड। अब यहाँ से सारी की सारी चीज़ें बुद्ध से रिलेटेड हमें मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बौद्ध काल का समय क्या माना जाता है। जैसे उन्होंने उसमें से पूछा था वैदिक काल का समय, ऐसे ही इसमें बौद्ध काल का पूछा, तो बौद्ध काल का 600 से लेके 1200 ईस्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास उठा होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत पुरानी कहानियाँ बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग। फिर महात्मा गौतम बुद्ध का कार्यकाल माना जाता है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 563 से लेकर 483 ईस्वी पूर्व तक था, ईसा पूर्व तक था। गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया, क्या बताया? ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार एवं पवित्र जीवन को। अहिंसा, कर्मकांड, ब्रह्म आडंबर, ये तो उन्होंने बताया था, सब जीने की कलाएं बताई थी, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए यही था हमारा। नेक्स्ट चलते हैं कि बौद्ध शिक्षा उचित रूप से, एक कथन आ गया फिर से कि बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है।
तो ये किसने बोला? तो ये बोला है डॉक्टर मुखर्जी ने। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6 नंबर पे। और 6 नंबर क्वेश्चन में फिर से एक स्टेटमेंट रखा है कि बौद्ध शिक्षा पूर्णतः मठों से संबंधित थी। किससे? मठों से संबंधित थी, तथा उन लोगों के लिए उद्देश्य थी जो संघ में प्रवेश करते थे अथवा प्रवेश का उद्देश्य भी रखते थे। एक किसने कहा? ये डॉक्टर अल्तेकर ने कहा। नेक्स्ट, मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? तो ऐसी बात, अब बिहारों और मठों में जो शिक्षा दी जाती थी वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में बल दिया गया किस पे? निर्वाण प्राप्ति पे। उसमें हम लोग मोक्ष कहते थे, यहाँ निर्वाण है, तो दोनों का काम ही किए। फिर 9 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या था? निर्वाण का अर्थ था इच्छाओं की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर अपने पास, महात्मा गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया तो सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले, ये याद रखना, और ये पहले से भी पता होगा काफ़ी लोगों को। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का पर नियंत्रण होता था। ये देखो, मैंने आपको अभी उसमें वैदिक में बताया था, वैदिक वाले में किसी राजा वगैरह का कोई अधिकार नहीं होता था। जो गुरु होता था, गुरुकुल का हेड होता था, उसका अधिकार होता था और उसी के नियंत्रण में सारी की सारी जिम्मेदारियाँ होती थी। बट बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो नियंत्रण होता था वो बौद्ध संघों का नियंत्रण होता था उस पर। इसमें बौद्ध गुरु भिक्षु का नहीं होता था, बौद्ध संघों का नियंत्रण होता था। 13, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, सबसे पहले उन्होंने धर्म प्रचार तो करना ही था उसका धर्म ग्रंथों का पठन पाठन ध्यान मनन तो करना ही था। आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाओं का विकास, मतलब इस लेवल से आके इन्होंने उपरोक्त इन सभी का। और उसके बाद पहुँचते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण किसको माना है? तो उन्होंने अज्ञानता को बताया सांसारिक दुखों का कारण। नेक्स्ट है अपने पास, बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अभी पीछे भी पढ़ के आए हो, निर्वाण प्राप्त करना। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी तो वह कैसी थी? धर्म प्रधान नहीं थी, धर्म प्रधान हमारी वैदिक थी, ये थी हमारी समुदाय प्रधान। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के एक राजा थे, राजा धर्मपाल, उन्होंने यहाँ पे स्थापना की थी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी। तो बौद्ध काल में शिक्षा मठों और बिहारों में दी जाती थी। गुरुकुल में मतलब कब दी जाती थी? गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में, और मकतब और मदरसों में जो शिक्षा थी ये कब थी? मुस्लिम काल में भी थी। नेक्स्ट, उपसंपदा संस्कार क्या होता है? संस्कार होता था तो कहाँ होता था? ये बौद्ध काल में। ठीक, पब्जा और उपसंपदा 2 संस्कार यहाँ होते थे। ओके, बौद्ध काल में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे और उन्हें कहा जाता था, 2 विशेषज्ञों को हम लोग बौद्ध काल में उपाध्याय कहते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बौद्धकालीन शिक्षा कितने रूपों में व्यवस्थित थी? तो सेम वही पैटर्न जैसे अपने वैदिक वाली थी, प्रारंभिक और उच्च, वैसे ये भी प्रारंभिक उच्च दोनों भी थी। मतलब ऑप्शन इसका सी वाला है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी? तो मैंने पहले भी आपको बताया था वैदिक वाले में चैप्टर फर्स्ट में कि उसकी 5 से 6 में होती थी और ये 6 वर्ष में स्टार्ट होती थी। पब्जा संस्कार आया दूसरा, पब्जा संस्कार कितने वर्ष की अवस्था में होता था? ये 6 वर्ष, मतलब प्रारंभ ही यहीं से होता था। जैसे उसमें उपनयन होता था, इसमें पब्जा होता था और उसमें बिस्मिल्लाह होता है मुगल में। प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी तो मठों में, प्रारंभिक शिक्षा मठों में मिलती थी और उच्च शिक्षा बिहारों में दी जाती थी। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक फिर से हमें यहाँ पे कथन मिल गया है, देखते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली, कथन नहीं, कुछ वो है रूल्स होते थे। मतलब जब कोई भी एक क्षण में मतलब बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुँचता था तो उससे ये 3 वचन बुलवाए जाते थे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक द्वारा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि मंत्र का उच्चारण कब किया जाता था? जब वो शिक्षा प्रारंभ करने के लिए वहाँ पे पहुँचता था। नेक्स्ट, पब्जा संस्कार के बाद कितने आदेश दिए जाते थे? तो पब्जा संस्कार के आदेश के बाद यहाँ पे 10 आदेश दिए जाते थे। ठीक है, और उससे पहले अभी हमने एक और पढ़ा है यहाँ पे, कहाँ गया? उपसंपदा जब यहाँ पे पहुँचते थे तो उपसंपदा वाले में 8 और बढ़ जाते थे। उच्च शिक्षा के लिए होता था, पब्जा हमारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए होता था। नेक्स्ट, प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम भाषा क्या थी? तो सबसे पहली चीज़ वैदिक में संस्कृत थी, लेकिन वैदिक में संस्कृत थी और संस्कृत का, और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं कि बौद्ध काल में, तो बौद्ध काल में उन्होंने लोकल लैंग्वेज पकड़ी थी कि लोगों को आसानी से सबको यहाँ पे समझ में आया, मतलब वो सामूहिक शिक्षा चाहते थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक लोकल लैंग्वेज पाली थी, तो वो ले रखी थी शिक्षा के माध्यम का जो भाषा था। उसके बाद आता है हमारा उच्च शिक्षा में अध्ययन की अवधि कितने वर्ष की थी?
तो उच्च शिक्षा में अध्ययन की अवधि जो थी वो 12 वर्ष की। नेक्स्ट, उपसमुदाय संस्कार के बाद प्रारंभ होती थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी, प्रारंभिक शिक्षा पबदन के बाद होती थी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, बौद्ध काल की मुख्य शिक्षा संस्था क्या थी? तो मुख्य शिक्षा जहाँ उच्च शिक्षा दी जाती थी बिहार उनकी ये मुख्य शिक्षा संस्था थी। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं थीं। तो बिहार भी थे, मठ भी थे और शास्त्रार्थ भी थे, मतलब इनमें से सभी। तो ये सभी यहाँ पे थे। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे बात करेंगे। तब तक आप अपना पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रहिए, और अगर हो सके तो आप इजी नोट्स ले लो और मार्केट में अवेलेबल हैं आसानी से, और आप उनसे प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हो। तब तक के लिए फिर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।